इसका नाम हर्षिता है। आइए बाबू, हाँ खोल दो। एक पेंटिंग बड़ा अच्छा बना के लाई है, माँ सरस्वती का पेंटिंग है, अपने हाथों से बनाई है। कल सरस्वती पूजा है भी, चलो निकाल के दो, देखें कैसा पेंटिंग है। पेंटिंग बड़ा अच्छा करती है, देखिए। बहुत ही अच्छा पेंटिंग किया है इसने। हाँ, ये इसको मैं फोटो फ्रेम में डलवा करके क्लासरूम में ही कहीं पे इसको मतलब कि रखने का व्यवस्था करूंगा। कल माँ सरस्वती का पूजा भी है। हाँ, तो समय भी बड़ा अच्छा है इस पेंटिंग के लिए, है ना। हाँ, तो पेंटिंग बड़ा अच्छा करती है। हाँ, पेंटिंग बहुत ही अच्छा करती है। इसका नाम हर्षिता है, समझ गए ना। और ये 12:30 बजे वाले बैच में है। हाँ, 12:30 बजे वाला जो बैच है ना, 12:30 का, उसी में ये बच्ची पढ़ती है, मेहनती है। चलिए ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। करेंट अफेयर्स का टॉपिक है। आप लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि सर कम से कम कुछ ना कुछ करेंट अफेयर्स पढ़ ले। हाँ, तो आखिर करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन टैली करता कैसे है एग्जाम में। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर करेंट अफेयर्स आप डिटेल में पढ़ा देते हो तो क्वेश्चन टैली कर जाता है, पत्रिकाओं से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पढ़ने में। तो टैली करने का वजह क्या है, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन टैली करता कैसे है, किन वजहों से करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन टैली करता है और किन वजहों से करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन टैली नहीं करता है। अगर वन लाइनर करेंट अफेयर्स जब भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे वहां पर क्वेश्चन टैली नहीं करेंगे। पूरी संभावना है कि क्वेश्चन शायद टैली न कर पाए। तो क्वेश्चन टैली करता है कैसे करेंट अफेयर्स का, इसी को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। टोटल 20 टॉपिक मैंने लिया है, 1 से 20 तक। नंबर 20 वाला है जो बस एक शब्द का उसका आंसर है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। 1 से लेकर नंबर 19 तक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि करेंट अफेयर्स को हम लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं पहले टॉपिक पे। क्या है पहला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में, नजर आ रहा है? हाँ ठीक। अक्टूबर 2023 में ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना के किस शाखा को नया ध्वज मिला है। एक नया ध्वज उसको दिया गया, उसका अपना एक नया ध्वज है अभी, है ना। तो भारतीय सेना की किस शाखा को ये नया ध्वज मिला है। आपको पता है कि भारतीय सेना के अंतर्गत टोटल 3 शाखाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना या नौसेना। तो ये 3 शाखाएं हैं। तो किसको ये नया ध्वज मिला है ना। तो नया ध्वज मिला है वायुसेना को। कब मिला? 8 अक्टूबर 2023 को। 8 अक्टूबर 2023 को। अब हम लोग करेंट पढ़ेंगे तो बस इतना पढ़ लिए, कहानी खत्म है कि वायुसेना को नया ध्वज मिला है ना। कब मिला? 8 अक्टूबर 2023 को। अब हम लोगों का दायित्व क्या बनता है कि और इसके साथ हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। यही ध्वज है, ये जो ध्वज का आप फिगर देख रहे हो, यही अब वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का नया क्या है, ध्वज है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। अन्य पॉइंट को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना को 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह नया ध्वज दिया गया, है ना। कौन सी वर्षगांठ थी? 91। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वायुसेना को उसके किस वर्षगांठ के अवसर पर यह नया ध्वज समर्पित किया गया। तो वर्षगांठ कौन सा था? 51वीं वर्षगांठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो स्थापना दिवस है भारतीय वायुसेना का, वो प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्पर्श विदितम। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां पे है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तथा वर्तमान समय में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के क्या हैं? अध्यक्ष, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है वायुसेना से रिलेटेड। क्या हमने देखा कि भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाता है? 8 अक्टूबर को।
है ना। 8 अक्टूबर 2023 को उसने 51वीं वर्षगांठ मनाई, 91 वर्षगांठ उसने मनाया और इसी अवसर पर उसे नया ध्वज समर्पित किया गया। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर हो गया। आदर्श वाक्य क्या हो गया? नभः स्पर्श दीप्तम्। मुख्यालय कहां हो गया? नई दिल्ली हो गया। और अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी है ना, बी.आर. चौधरी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मन में जरूर प्रश्न उठेगा कि जब 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अब देखिए भारतीय थल सेना दिवस है ना, थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान समय में थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। जो थल सेनाध्यक्ष वर्तमान में है मनोज पांडे। अब देखिए भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। और वर्तमान में भारतीय नौसेनाध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार है जो भारतीय नौसेना अध्यक्ष है। तो एक छोटा सा प्रश्न था और उस एक छोटे से प्रश्न से यहाँ पे प्रश्न तैयार हो रहा है 8 या 9 की संख्या में। तो इस तरह से जब करंट अफेयर्स पढ़ने का आदत डालिएगा तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन टैली कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हो गए और इसको हम कह सकते हैं कि कुछ इसमें स्टैटिक जीके के प्रश्न भी आ गए। जाहिर सी बात है ना। थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इन सारे प्रश्नों को हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत रख सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ये थल सेनाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, नौसेनाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, वायुसेनाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, इसको हम करंट अफेयर्स में रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो बराबर बदलने वाली स्थिति बनेगी, है ना। कुछ समय के बाद आप हम लोग देखेंगे कि थल सेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष वो हैं, वो अभी ये लोग हैं, बाद में वो दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे, है ना। तो वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये था पहला प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। बिहार में हुए जातिगत जनगणना से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े, है ना। अब क्या कीजिएगा, मजबूरी है हम लोगों को पढ़ना, क्योंकि सरकार ने जातिगत जनगणना करवाया है तो जाहिर सी बात है संभावना बन सकता है कि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अधूरे मन से ही पढ़ना है लेकिन पढ़ना है ना। तो ठीक है, इसको पढ़ने का प्रयास हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिए, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार, है ना। रिकॉर्ड बना दिया हमारे बिहार ने। देखिए बिहार जो है जातिगत जनगणना आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। किसी भी मामले में हम लोग कितने भी पिछड़े हुए रहे लेकिन ये काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या इसके हिसाब से, इस जनगणना के हिसाब से क्या है? 13 करोड़ कितना, इसको पढ़िएगा, 7,25,310। जिनका बीपीएससी का एग्जाम है इसको एकदम हूबहू याद करने का प्रयास कीजिएगा। जरा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। संभावना बन सकती है कि बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। आंकड़ा एकदम पूरा का पूरा दे सकता है तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है कि क्या है बिहार में जातिगत स्थिति और जनसंख्या बिहार की कितनी है। ठीक है, इसको याद करने के साथ साथ हम लोग ध्यान में रख लेंगे बाद में कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही बिहार की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, इसको भी देखें। ठीक है, तो बिहार की कुल जनसंख्या आपका 13,07,25,310। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है इसको देखेंगे तो 6,41,31,990 और महिलाओं की जनसंख्या 6,11,38,460, है ना। तो पुरुष की जनसंख्या जाहिर सी बात है महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा है ना। इस वजह से लिंगानुपात हमारे बिहार में कम रहते हैं, है ना। तो अगर लिंगानुपात की बात की जाए, सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 953 है ना। हाँ, ये लिंगानुपात का मतलब होता है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, इसी को कहा जाता है लिंगानुपात। तो ये जो जनगणना हुआ, जातिगत जनगणना, इसके हिसाब से प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या हमारे बिहार में कितनी है? 953। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोग इसको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद यह आंकड़ा नहीं मिलेगा। पुरुष और महिला की जनसंख्या को जोड़ोगे तो नहीं मिलेगा ये आंकड़ा, पूरा जनसंख्या। तो कहोगे कि आंकड़ा में गड़बड़ी कहीं पर है, तो ध्यान हमें देखना है अन्य की जनसंख्या। अन्य, है ना, अन्य का मतलब हुआ जो न पुरुष में है और न ही महिला में, है ना। तो अन्य की जनसंख्या आपका क्या हो गया? 82,836। एकदम बीपीएससी टीचर वाले ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार की कुल जनसंख्या में
अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो बिहार की कुल जनसंख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 36.01% है ना। ईबीसी की जनसंख्या 36.01% है ना। इसको मेरे हिसाब से शायद इसको कहा जाता है अभी बिहार में अनेक्चर 1 की अनेक्चर 2, अनेक्चर 1, अनेक्चर 1 में आता है। ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, एक बीसी और एक ईबीसी। तो ईबीसी अनेक्चर 1 में आएगा। अब देखिए पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग अर्थात बीसी की जनसंख्या कितना? 27.13% है ना। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.65%, 19.65%। जनरल कैटेगरी के लोगों की जनसंख्या बिहार में कितनी है? 15.52% है ना, 15.52%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.68% है ना। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.68%, हाँ 68%। तो ध्यान दीजिएगा ये सब है इसका प्रतिशत, है ना, कि कुल जनसंख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद बीसी, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मतलब हुआ एससी, है ना, उसके बाद अनारक्षित, अनारक्षित 15.52% और जनजाति अर्थात एसटी कितना? 1.68%। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या का क्या स्थिति बनता है, यानी किस धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या कितना है, समझ गए ना। ये क्रम आपको पूछा जा सकता है, मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू की अगर बात की जाए तो 81.99% है ना। ये बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 81.99% है। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या 17.70% है। ठीक है। ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या 0.05% है। इसी तरह से आप देख लीजिए सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म और कोई धर्म नहीं, है ना। बहुत बड़ा ये मैटर है। देखिए कोई धर्म नहीं यानी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, है ना। तो यही स्थिति है। तो बिहार में अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से अगर क्रम वाइज देखा जाए तो सबसे ऊपर हिंदू, उसके बाद इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग, उसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और उसके बाद अन्य जो धर्म होते हैं उसके मानने वाले, और 0.0016% ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य में विभिन्न जातियों एवं उपजातियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, जातियों और उपजातियों की संख्या कितनी है? तो 215 है ना। बिहार में टोटल 215 जातियां और उपजातियां हैं। ठीक है। प्रमुख जातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जाति की है? यादव जाति की है, और इनकी जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या का 14.27% है ना। बिहार की कुल जनसंख्या में इनकी जनसंख्या कितनी है? तो 14.27% है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर अन्य प्रमुख जातियों की बात की जाए, अगर बिहार में अन्य प्रमुख जातियों की बात की जाए तो ये इसका क्रम मैंने लिख दिया है, ये डाटा है ना, कि किस जाति की जनसंख्या बिहार में कितना प्रतिशत है। आप लोग इसको देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखिए हम लोग तीसरे नंबर के टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो दूसरा नंबर का टॉपिक था, ये दूसरा नंबर का टॉपिक था बिहार में जातिगत जनगणना, बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, टीआरई 3.0 हो या टीआरई 4.0 हो, या हम कह सकते हैं एसएससी वाला जो एग्जाम होने वाला है आगे, ये इंटर लेवल वाला, उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां से आंकड़े आ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक देखिए क्या है। नवंबर 2023 में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। हाँ, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है एग्जाम में। नवंबर 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। नवंबर 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। 5 राज्य कौन कौन से हैं तथा उनमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है जब एक ही साथ 3, 4 या 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न होते हैं, यानी एक ही साथ निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी तिथि की घोषणा की जाती है कि किस तिथि को चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि महीना दे देगा और ईस्वी दे देगा कि इस महीने में निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य रहा जिसके लिए विधानसभा के चुनाव हुए या नहीं हुए, है ना। तो आपको 5 राज्य का नाम याद रखना होगा, है ना। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव किस महीने में हुए? नवंबर 2023 में, है ना। नवंबर 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए। ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2023 में कितने राज्यों के? 5 राज्यों के। अब देखिए वो 5 राज्य कौन कौन सा था। नंबर 1 छत्तीसगढ़,
नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 राजस्थान और नंबर 5 तेलंगाना, है ना। ये 5 राज्य थे इस प्रकार से। अब जाहिर सी बात है विधानसभा के चुनाव हुए तो हमें ये याद रखना चाहिए कि किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। एक तरह से ये जो सीटें अगर हम याद करते हैं कि किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो जाएगा? इंडियन पॉलिटी का। ये इंडियन पॉलिटी का प्रश्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको याद रखना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें? 90 सीटें। मिजोरम में 40, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान 200, तेलंगाना 119। तेलंगाना में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 119 है। तो इस तरह से विभिन्न राज्यों में विधानसभा की अलग अलग सीटें हैं। तो 2-3 प्रश्न यहां से निकलेगा। 5 प्रश्न तो आपका ये निकल रहा है कि किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न निकलेगा कि नवंबर 2023 में जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, तो निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य रहा जिसके लिए विधानसभा के चुनाव हुए या नहीं हुए। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था तीसरा टॉपिक। चलिए अब हम लोग आते हैं चौथे टॉपिक की ओर। क्या है चौथा टॉपिक? ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां स्थापित किया गया है? देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां स्थापित किया गया है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, है ना। तो देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां स्थापित किया गया है? तो अमृतसर में अटारी सीमा पर, अटारी बॉर्डर पर, अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर पर स्थापित किया गया है। 418 फीट ऊंचे पोल पर, पोल की ऊंचाई कितनी है? 418 फीट ऊंचाई पर है, ऊंचा है वो पोल। तो 418 फीट ऊंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है ना। तो ये सबसे ऊंचाई पर फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज है अभी तक भारत में, है ना। इसकी स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की गई है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां स्थापित किया गया है ना। तो अमृतसर में अटारी सीमा पर, और कितने फीट ऊंचे पोल पर? 418 फीट ऊंचे पोल पर यह स्थापित किया गया है। ये अब तक भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित किया गया राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5वें टॉपिक पे आते हैं। क्या कहता है 5वां टॉपिक? प्रोजेक्ट उद्भव। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट उद्भव को किसके लिए लॉन्च किया गया है? क्या है प्रोजेक्ट उद्भव? सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछ देगा, है ना। सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है, या प्रोजेक्ट उद्भव है क्या। अगर 2-3 पॉइंट करके क्वेश्चन पूछ देगा तो सीधे पूछ देगा कि प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, यानी इसका संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध है भारतीय सेना से। किससे? भारतीय सेना से, है ना। कहीं भी आप अगर नहीं पढ़िएगा तो जवाब नहीं दे सकते हैं, है ना। प्रोजेक्ट उद्भव नाम है और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका संबंध भारतीय सेना से हो सकता है, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध है भारतीय सेना से। तो इतना से तो काम चलेगा नहीं, प्रश्न में थोड़ी सी गहराई आ सकती है। तो आखिर प्रोजेक्ट उद्भव में कहा क्या गया, क्या सेना करेगी क्या इसके अंतर्गत? ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से युद्ध कला, कूटनीति एवं रणनीति को नए सिरे से देखने एवं समझने का प्रयास करेगी। इस प्रोजेक्ट को भारतीय सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है। यानी देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे पुस्तकों की रचना की, है ना। जैसे कौटिल्य का क्या अर्थशास्त्र, ऐसे बहुत सारे पुस्तकें रही। तो इसके अंतर्गत उन्हीं सारी पुस्तकों को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा कि कैसे भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत हो सकती है, कैसे भारतीय सेना के क्रियाकलापों में और ज्यादा सुधार लाया जा सकता है ना। यही इसके अंतर्गत किए जाएंगे। तो फिर से इसको एक बार देखिए, प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे हो गया? भारतीय सेना से हो गया। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से युद्ध कला, कूटनीति एवं रणनीति को नए सिरे से देखने एवं समझने का क्या करेगी? प्रयास करेगी। इस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया या किसने लॉन्च किया? तो भारतीय सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको लॉन्च किया है ना। तो दोनों स्पष्ट हो गया, प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध भारतीय सेना से हो गया और इसको लॉन्च किसने किया ये भी हमें जानकारी मिल गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर आते हैं। क्या कहता है छठा प्रश्न? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष का मतलब 2023, क्योंकि अभी हम लोग 2024 में है ना, तो पिछले वर्ष किस तिथि को पहली बार अपना पहला स्थापना दिवस मनाया? सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी काम करना शुरू किया था कब से? 28 जनवरी 1950 से, है ना। 28 जनवरी 1950 से उसने काम करना शुरू किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, और उतने लंबे अंतराल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 2023 में पहली बार अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। लेकिन स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? तो 4 फरवरी 2023, है ना। तो 4 फरवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, है ना। तो क्या इतना से सिर्फ काम चलेगा? नहीं। अभी देखिए, ये भी तो पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्थापना दिवस मनाया उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे किसे आमंत्रित किया गया था? तो देखिएगा एकदम अच्छे से, इस कार्यक्रम में सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के, सिंगापुर कहां के? सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन, ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस सुंदरेश मेनन, को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, है ना, किया गया था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के, सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सुंदरेश मेनन, ये भारतीय मूल के, है ना। कहां के हैं? भारतीय मूल के हैं। तो इनको उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब देखिए, वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़। थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है क्योंकि हम लोगों को पढ़ने का आदत है डी वाई चंद्रचूड़। हाँ, डी वाई चंद्रचूड़ पढ़ने का आदत है, तो एकाएक धनंजय वाई चंद्रचूड़ पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये धनंजय कहां से आ गए। तो धनंजय हो या डी हो, बात सेम है। तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, और यह भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? 50, है ना। यह भारत के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 34। इसमें 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है। टोटल न्यायाधीश 34, 33 प्लस 1, 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, है ना। अब देखिए, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का? कितने वर्ष में रिटायर करेंगे? 65 वर्ष में मुख्य न्यायाधीश रिटायर करेंगे। हम लोग तो पढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो कुछ प्रश्न भी पूछताछ अगर कर दिया जाएगा तो जवाब तो एकदम तुरंत दे दीजिएगा, है ना, जवाब दे दीजिएगा, मुझे विश्वास है। तो मैं पूछूंगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर क्या होते हैं? बने रहते हैं, है ना। 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। चलिए, किनसे पूछ लें? एक प्रश्न पूछने का इच्छा कर रहा है, आप ही बता दो। हाँ, आप ही से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में बता रहे क्या, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज है। सही बात है ना। अगर किसी हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य किया है और साथ ही साथ 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया है, तब उस व्यक्ति के नाम पर विचार किया जा सकता है ना। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने? 34, 33 प्लस 1, 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो यहाँ पर एकदम ध्यान रखना है 2-3 पॉइंट आपको कि पहला स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? तो 4 फरवरी 2023 को, और मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया था जस्टिस सुंदरेश मेनन को। और ये जस्टिस सुंदरेश मेनन कौन है? तो सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये भारतीय मूल के हैं। कहां के हैं? भारतीय मूल के। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 7वें टॉपिक की। देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबको पता होगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, है ना, रिकॉर्ड टूटा है और रिकॉर्ड भारत का ही टूटा, और भारत के ही किसी रेलवे प्लेटफॉर्म ने उस रिकॉर्ड को तोड़ डाला है ना। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा इसको। कर्नाटक के हुबली में स्थित सिद्धरूधा स्वामी, है ना, सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन, है ना। रेलवे स्टेशन का नाम है सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन पर स्थित रेलवे प्लेटफॉर्म संख्या कौन सी? 8।
है ना। यहां पर जो प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना। तो प्लेटफॉर्म संख्या 8 है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर से भी थोड़ा सा ज्यादा। कल्पना करके देखिए कि वो कितना लंबा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म, समझ गए ना। 1507 मीटर है, समझ गए ना इसकी लंबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। किस रेलवे जोन के अंतर्गत? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तथा दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? हुगली में है। कहां पर है? हुगली में, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है। गोरखपुर जंक्शन वाला प्लेटफॉर्म अब दूसरा स्थान पे आ गया। पहले यही था पहले स्थान पर, है ना, लेकिन अब इसका स्थान हो गया दूसरा, और इसकी लंबाई है 1366.33 मीटर गोरखपुर वाले का। तो दूसरे नंबर पर आ गया आपका गोरखपुर वाला। अब देखते हैं तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म केरल का कोल्लम जंक्शन, है ना। केरल का कोल्लम जंक्शन का प्लेटफॉर्म है, और इसकी लंबाई 1180.5 मीटर, है ना, 1180.5 मीटर हो गया। अब देखिए चौथे स्थान पर खड़गपुर, है ना, खड़गपुर रेलवे स्टेशन, है ना, पश्चिम बंगाल। कहां पे है? पश्चिम बंगाल आता है, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1072.5 मीटर है, यानी विश्व के चारों सबसे लंबे प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं भारत में ही किसी न किसी राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न था। सारा पॉइंट यहां से कवर हो रहा है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पे कौन कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म आएगा। ठीक है, चलिए अब हटाते हैं इसको, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन, बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया था? कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया था? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वो देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ किया था इस मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन भारत ने, और कब किया था? तो मार्च 2023 में किया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह पाइपलाइन प्रत्येक वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन रिफाइंड डीजल को, है ना, असम के नुमालीगढ़ से बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिपो में आपूर्ति करेगा, है ना। असम के नुमालीगढ़ से बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिपो में आपूर्ति करेगा, और इस पाइपलाइन की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? 130 किलोमीटर की। तो मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच, है ना, लंबाई 130 किलोमीटर। कहां से कहां तक? तो असम के नुमालीगढ़ से बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिपो तक, है ना। क्या लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन रिफाइंड डीजल को ये वहां पहुंचाने का काम करेगा। कहां से कहां तक? असम के नुमालीगढ़ से बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिपो। एकदम क्लियर है ना। तो मैत्री पाइपलाइन हो गया भारत और बांग्लादेश के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन रहने वाला है इस बार टीचर के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। ध्यान दीजिएगा, बिहार में अभी तक कितने कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है? कितने ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिसे जीआई टैग मिला है? ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग मिला है, ऐसे कितने कृषि उत्पाद हैं, है ना। सिर्फ कृषि उत्पाद की बात हो रही है तो हमें यह ध्यान देना होगा कि कितने ऐसे कृषि उत्पाद हैं, है ना। इसमें सिलाव वाले खाजा को मत जोड़ दीजिएगा, हाँ, कोई ठिकाना नहीं, कृषि उत्पाद को ही जोड़ना है। तो देखिए कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है? 6। हाँ, टोटल संख्या 6 है। तो नंबर 1 पर हो गया जो हाल फिलहाल में दिया गया, मरचा चावल। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मरचा चावल का संबंध किस जिले से है ना। कौन सा जिला होगा? पश्चिमी चंपारण। सिर्फ मरचा चावल याद करने से नहीं होगा, हो सकता है जिला पूछ रहे, है ना। तो पश्चिमी चंपारण का कौन सा चावल? मरचा चावल। भागलपुर का कतरनी चावल, ठीक है। उसके बाद देखिए भागलपुर का जर्दालू आम, कौन सा आम? जर्दालू आम। मुजफ्फरपुर का शाही लीची, मिथिला का मखाना, और मगध का मगही पान, है ना। तो ये 6 ऐसे कृषि
उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, अलग अलग समय पे दिया गया है जीआई टैग। हाल फिलहाल में मरचा चावल को दिया गया, किसको दिया गया? मरचा चावल को दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए कुछ और ऐसे प्रोडक्ट, कुछ और क्या, कुछ में कुछ दिक्कत है क्या किसी को? नहीं, तो कुछ और ऐसे प्रोडक्ट जिसे दिया गया है जीआई टैग, देखिएगा। और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है बिहार का? तो मधुबनी पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल चुका है ना। भागलपुरी सिल्क बड़ा ही प्रसिद्ध होता है, तो भागलपुरी सिल्क को जीआई टैग मिल गया है। सिलाव का खाजा, सिलाव को खाजा को भी जीआई टैग मिल चुका है। मंजूसा कला, एक कला का एक रूप है मंजूसा कला, इसको जीआई टैग मिल चुका है। आइए, सुजनी कढ़ाई, कौन सी कढ़ाई? सुजनी कढ़ाई, है ना, इसको जीआई टैग मिला है। एप्लिक खटवा वर्क, है ना, एप्लिक खटवा वर्क, इसको जीआई टैग मिला है। और इसके बाद अगर देखें थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक और है सिक्की घास के प्रोडक्ट, है ना। तो इन सारी चीजों को भी जीआई टैग मिल चुका है जिसका संबंध है बिहार से। फिर देखिए 6 कृषि उत्पाद और 6 कृषि उत्पाद के बाद अलग अलग प्रोडक्ट में मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, सिलाव का खाजा, मंजूसा कला, सुजनी कढ़ाई, एप्लिक खटवा वर्क और सिक्की घास के प्रोडक्ट, है ना। इतने चीजों को जीआई टैग मिल चुका है बिहार में। ठीक है, तो ये था 10वां क्वेश्चन। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? ये तो बिना सोचे हुए आप बता दोगे, क्योंकि आप लोगों को, हमको लगता है याद रहना चाहिए, है ना। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी होगी? 6। एक पॉइंट यहां पर मेंशन और मैंने किया है, जो आप लोग नहीं पढ़े हो उसको अभी पढ़ लो। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या हो गई 6, है ना। और हम लोग तो और गहराई से इसको पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का क्या शर्त है और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का क्या शर्त है। अब देखिए यहाँ पर 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो नंबर 1 पर क्या आ जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नंबर 2 पे भारतीय जनता पार्टी। नंबर 3 पे बहुजन समाजवादी पार्टी, है ना। अब नंबर 4 पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। याद रखना है आपको, याद रखना होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। नंबर 5 पर नेशनल पीपुल्स पार्टी। नंबर 6 पर आम आदमी पार्टी, है ना। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में अभी वर्तमान समय में। ठीक है, और जहां तक सवाल है कि किस पार्टी की स्थापना कब की गई, ये समझने के दृष्टिकोण से अच्छा है। इसको मतलब उतना नहीं है कि हाँ ये पूछेगा कि किस पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। कांग्रेस पार्टी का स्थापना किस वर्ष किया गया, ये हिस्ट्री जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ते हैं वहां पर तो ये सारी चीजें हमें याद ही रहती है। तो देखिए सबसे नवीनतम पार्टी, यानी अभी जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने किस क्राइटेरिया को पूरा किया तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो याद है आप लोगों को, हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के शर्त में कि अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है ना। इसके अलावा और भी 2 पॉइंट थे, लेकिन इसी पॉइंट के आधार पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो यह भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में आम आदमी पार्टी ने राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया था, जिसके बाद उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए यहां पे मैंने यहां पे लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात, है ना, दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है ना। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का यही आधार रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, 12 वन लाइनर टाइप का प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अमोल मजूमदार ने किनका स्थान लिया, यानी किनके स्थान पर इन्होंने मुख्य कोच का पद ग्रहण किया? तो रमेश पवार। किनके स्थान पर? रमेश पवार के स्थान पर ये मुख्य कोच बने।
है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसका संबंध भी खेल से ही है। क्वेश्चन नंबर 13 का संबंध भी खेल से है। ध्यान से अच्छे से समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? राइडर कप की चर्चा हो रही है। कप है और इस कप का नाम क्या है? राइडर कप, है ना। तो राइडर कप का संबंध किस खेल से है? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना। तो राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। अब गोल्फ में भी किसका गोल्फ? पुरुषों का गोल्फ, है ना। पुरुषों के गोल्फ से है राइडर कप का संबंध। गोल्फ खेल के बारे में जानते हैं कि नहीं? किसको कहते हैं गोल्फ खेल? अब यहां तो चल रहा है, इसको मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। यहां पे गोल्फ खेल कहा जाता है कि अमीरों का खेल है, समझ गए ना। हाँ, अमीरों का खेल है। वहां पे एक बॉल को जमीन पे रखा जाता है। हाँ, एक बॉल को जमीन पे रखा जाता है और उसको लोग मारते हैं पूरा पावर के साथ। हाँ, समझ गए ना। हाँ, उसी को कहा जाता है गोल्फ खेल। बड़े बड़े मैदान होते हैं, हाँ, बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं और उसी में लोग खेला करते हैं इस गोल्फ खेल को, समझ गए ना। हाँ, तो कहा जाता है रईसों का खेल है, रईसों का खेल है। तो गोल्फ खेल, तो राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ खेल से है। ठीक है, अब देखिए ये राइडर कप है जो 44वां, कौन सा? 44वां राइडर कप का आयोजन इटली में किया गया। कहां किया गया? इटली में किया गया 44वां राइडर कप का आयोजन, है ना। ये राइडर कप जो है ना, ये राइडर कप खेला जाता है यूरोप और अमेरिका के बीच। जब भी ये टूर्नामेंट होगा तो यूरोप और अमेरिका, कौन? यूरोप और अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है, या तो अमेरिका जीतेगा या तो यूरोप जीतेगा, दो ही जीतेगा। एक बार यूरोप में कहीं ना कहीं होगा और दूसरी बार कब होगा? अमेरिका में। दूसरी बार होगा अमेरिका में। बस यही राइडर कप का इतिहास है। तो राइडर कप का संबंध हो गया गोल्फ से। 44वां राइडर कप का आयोजन इटली में किया गया। इसमें यूरोप ने अमेरिका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यूरोप ने अमेरिका को हराया और यह खिताब अपने नाम किया। राइडर कप अमेरिका एवं यूरोप के टीमों के बीच खेला जाने वाला टूर्नामेंट है ना। अन्य टीमें इसमें भाग नहीं लेती है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर? 2 वर्ष के अंतराल पर होता है तथा बारी बारी से अमेरिका और यूरोप में खेला जाता है ना। बारी बारी से अमेरिका और यूरोप में यह खेला जाता है। एक बार अमेरिका में, दूसरी बार यूरोप में खेला जाता है। अगला राइडर कप का आयोजन 2025 में होगा। कब होगा? 2025 में होगा अगला राइडर कप का आयोजन। ठीक है, आगे बढ़े ना, ध्यान दीजिए। अब देखिए नोबेल पुरस्कार। अगर नोबेल पुरस्कार पर वीडियो बनाया जाए तो एक वीडियो 1 घंटे का होगा, लेकिन वो मैंने नहीं किया। सिर्फ करंट में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है बस वही मैंने यहां पर मेंशन किया है। ज्यादा लंबा चौड़ा के चक्कर में मैं नहीं गया हूं, है ना। नोबेल पुरस्कार के लिए एक अलग से किया जा सकता है। तो नोबेल पुरस्कार 2023, है ना। नोबेल पुरस्कार 2023 को हम लोग देखते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6। नोबेल पुरस्कार जब भी दिया जाता है तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या शुरू से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है? नहीं, पहले दिया जाता था 5 क्षेत्रों में। 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई देने की। 1901 ईस्वी से ये दिया जाने लगा। तो 1901 ईस्वी से जब शुरुआत हुई देने की तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर जाकर 1968 ईस्वी, कब से? 1968 ईस्वी से एक क्षेत्र और जोड़ दिया गया और एक क्षेत्र था वो कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो अभी नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, शांति, साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। नाम को थोड़ा सा याद करना टफ हो जाता है, नाम को याद करना टफ हो जाता है, लेकिन नाम तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो शांति में नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। ये कहां की रहने वाली है? ईरान की रहने वाली है। ठीक है, साहित्य का जॉन फॉसे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन फॉसे को। ये कहां के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। उसी तरह से रसायन में आपको देखना है, अगर नाम के लास्ट वाले वर्ड को भी हम लोग याद करें, है ना, तब एग्जाम में हम पकड़ सकते हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन है तब। तो रसायन विज्ञान में देखिए एकीमोव, है ना, एलेक्सी आई एकीमोव। तो यहां पर एकीमोव को देखा जा सकता है। फिर लुईस ब्रूस और फिर मोंगी जी बावेंडी, है ना, मोंगी जी बावेंडी। और ये तीनों कहां के रहने वाले? अमेरिका के रहने वाले। तो ये है रसायन विज्ञान का नोबेल। उसी तरह से भौतिक विज्ञान का पियरे एगोस्टिनी,
है ना। पियरे एगोस्टिनी कहां के रहने वाले, अमेरिका के, है ना। फेरेंट क्रॉस कहां के, जर्मनी के। और एनी हुइलियर कहां की, स्वीडन। अब देखिए चिकित्सा विज्ञान का ड्रू विजमैन एवं कैटालिन कारिको, और दोनों कहां के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया। तो ये नोबेल पुरस्कार को याद करना थोड़ा टफ तो रहा है हर एक समय से, क्योंकि नाम ऐसे ऐसे रहते हैं। जिस वर्ष किसी भारतीय को अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा याद करना क्या हो जाता है, आसान होता है ना। तो यही है, ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है और इसको एग्जाम के पहले 1-2 बार पढ़ के जाना चाहिए, है ना, कि किसे दिया गया, किस क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं अच्छे से। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे और उसी तिथि का चुनाव किया गया प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने का, है ना। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया गया, 9 जनवरी 2003 पहली बार मनाया गया और तब से लगातार इसका आयोजन हो रहा है। पहले इसका आयोजन हर एक वर्ष होता था और अब क्या होता है कि 2 वर्षों के अंतराल पर होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन करने का मकसद क्या है सरकार का, तो सरकार भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान के महत्व को रेखांकित करने के लिए इस प्रवासी भारतीय दिवस का क्या करती है, आयोजन करती है ना। तो 2023 में जो आयोजित किया गया उसका क्रम कौन सा था, 17वां। तो ये याद रखना है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 में आयोजित हुआ, कहां पर आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश के इंदौर। कहां पर, मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। अब प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन हुआ, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, है ना। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। अब देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था, तो थीम था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। अभी आपको पता है कि अमृत काल चल रहा है ना। हाँ, तो अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, है ना, यही था इसका थीम। वर्तमान में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। पहले इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता था। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 लिखा हुआ है, जो कि सही है, गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। 2003 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था पहली बार। और मैंने बोला कि 9 जनवरी का तिथि का चुनाव इसी वजह से किया गया था कि 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, 9 जनवरी 1915, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसका संबंध भी बिहार से है। पता है किसी को, पता है, मिशन दक्ष का संबंध भी बिहार से है और सबसे बड़ी बात है आप लोगों से। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से ही ये संबंधित है मिशन दक्ष। पता चलेगा आपको कि टीचर बनने के बाद क्या करना है। तो देखिए मिशन दक्ष को समझिए, क्या है मिशन दक्ष। तो बिहार के शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई में कमजोर लगभग 25 लाख विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से उनकी पढ़ाई में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है ना। हाँ, तो बिहार में लॉन्च किया गया है मिशन दक्ष। कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है, तो जहां भी आप लोग का बहाली होगा वहां पर आपको यह दायित्व दिया जाएगा कि एक व्यक्ति, एक टीचर कम से कम 5 बच्चे को चयन करें जो ज्यादा एकदम कमजोर है और उसको अलग से कुछ समय दें पढ़ाने के लिए, ताकि वो बच्चा भी जो तेज बच्चे हैं उसके समकक्ष आ जाए, है ना। तो इसीलिए इस मिशन दक्ष को लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को 5 छात्रों, कितने छात्रों, 5 छात्रों को गोद लेने और उन्हें सही ढंग से प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वह अपनी पढ़ाई में अपने दोस्तों से पीछे न रहे। तो मिशन दक्ष का संबंध बिहार से है और बिहार में भी कहां से, शिक्षा से, है ना। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट किस दिवस का थीम था। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट किस दिवस का थीम था, तो यह भारत के
यह भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था, जो 15 अगस्त 2023 को क्या हुआ, मनाया है ना। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्र दिवस मनाया था, और इसी स्वतंत्र दिवस का थीम क्या था, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। किस देश ने भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है ना। अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है किस देश ने भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए? तो उस देश का नाम क्या है, ब्रिटेन। हाँ, उस देश का नाम ब्रिटेन है ना। ब्रिटेन के वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री कैमी वेडेनॉक ने 2030 तक भारत के साथ व्यापार को दुगना करने के उद्देश्य से इस अभियान की क्या की शुरुआत की, इस अभियान की शुरुआत की, है ना, ताकि भारत के साथ 2030 ईस्वी तक व्यापार को क्या करना है, दुगना कर देना। तो ये पूछा जाएगा कि अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है, या यह अभियान किस देश के द्वारा शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है ना। तो इसका उद्देश्य है व्यापार को बढ़ाना। किसने शुरू किया, ब्रिटेन ने, है ना। और इसका उद्देश्य यही है कि 2030 ईस्वी तक भारत के साथ होने वाले व्यापार को क्या कर देना है, दुगना कर देना, दुगना कर देना। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला एआई का मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहां स्थापित किया गया है? स्कूल का नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। कहां स्थापित किया गया है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। कहां पर? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, है ना, रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2023 में किया, है ना। रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2023 में इस स्कूल का उद्घाटन किया। अब लास्ट प्रश्न जो सिर्फ तुरंत हम लोग पढ़ लेंगे, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? तो अग्रणी राज्य बन गया है बिहार, है ना। सबसे ज्यादा सूक्ष्म ऋण देने वाला अग्रणी राज्य कौन है? बिहार है ना। ठीक है। अब देखिएगा, कहीं अगर इन सारे प्रश्नों में आपको कोई डाउट लगता है कि कहीं पे कुछ शायद गलत टाइपिंग हुआ है या कुछ गलत है, तो YouTube पे जाके कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, तब तो पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं। इसी तरह से करंट अफेयर्स को पढ़िए और लगातार पढ़िए, एक करंट अफेयर्स छूटने वाला नहीं।